ओके, लेट्स स्टार्ट विद इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमने इससे पहली वाली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो रिडीम होते हैं, यानी कि रीपे होते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और लॉ में उसका भी टेन्योर टाइम पीरियड मेंशन है कि 20 साल इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके अंदर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो ये 20 साल 30 साल तक का एक्सटेंशन मिलता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बहुत टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट होने में। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट रीडिंग that no company limited by shares shall issue any preference shares which are irredeemable, यानी कि कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है शेल इशू एनी इरिडीमेबल। एक तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था पीछे, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम तो कर सकते हैं, बट इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनीज इशू नहीं कर सकती, स्पेशली दोज कंपनीज विच आर लिमिटेड बाय शेयर्स। फर्दर स्टेट्स दैट अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, यानी कि कोई भी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड हो कि वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है रिडीमेबल वाले, तो वो रिडीमेबल भी कितने टेन्योर में हो जाने चाहिए? 20 साल में। ठीक है, तो आप अगर आपको पता है, आपको सारी चीजें एज पर आर्टिकल्स के हिसाब से चलनी पड़ती है। इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर लायबल टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years from the date of their issue. Next is exception. Issue and redemption of preference shares by company in infrastructure project. A company engaged in the setting up and dealing with of infrastructure projects may issue preference shares, लेकिन उसका टेन्योर 20 साल से भी ज़्यादा है, 20 साल से ज़्यादा, बट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता, सब्जेक्ट टू द रिडम्पशन ऑफ। एक और इसके साथ कंडीशन होती है, यानी कि अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, आपका काम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लेना है, तो आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो रिडीमेबल वाले, जिनको एक टेन्योर के बाद रीपे करना ज़रूरी होता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि रिडम्पशन ऑफ अ मिनिमम 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर पर ईयर फ्रॉम दी 21st ईयर ऑनवर्ड्स और अर्लियर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। यानी कि अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हुए हैं पब्लिक को, और उसका टेन्योर लेट्स सपोज 30 साल का है, यानी कि 30 साल बाद आपको अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा रीपे करना है, तो आपको 21वें साल, 20 साल कंप्लीट होते 21वें साल पे आपको जितने के भी प्रेफरेंस शेयर है उसका 10% देना शुरू कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी प्रेफरेंस बता सकता है कि वो कैसे लेना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मतलब जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो गई, कोई मॉल हो गया, मॉल भी नहीं जो इससे भी बड़े बड़े हो, किसी ब्रिज का काम हो गया, तो ऑल दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत टेन्योर लगता है कंप्लीशन के लिए। ठीक है, दूसरा मेन पॉइंट जो और कंडीशंस इस पॉइंट के साथ, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि प्रेफरेंस शेयर शेल बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स आपको पे करने, रिडीम करने हैं, रीपे करने हैं, रिडीमेबल को आप रीपेबल भी बोल सकते हो, रिडीम करने हैं, वो कंपनी के प्रॉफिट में से करने हैं। ठीक है, और या फिर आप इसके लिए, यानी कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करने के लिए आप फ्रेश इशू शेयर भी कर सकते हो इस रिडम्पशन के लिए। ठीक है, और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि आप स्पेशली शेयर्स भी इशू कर सकते हो, मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो, पब्लिक से पैसा रेज करके आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा उतार सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ये शेयर्स रिडीम तभी होंगे जब ये फुल्ली पेड अप, यानी कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से सारा पैसा मंगवा लिया होगा, उसके बाद ही आप रिडीम करोगे, पार्टली पेड रिडीम नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज where such shares are proposed to be redeemed out of the profit। अभी मैंने बताया या तो आप प्रॉफिट में से रिडीम कर सकते हो, या फिर आप
या तो प्रॉफिट में से रिडीम कर सकते हो या फिर आप इसके लिए फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर सकते हो। जहाँ पे आप इन्हें प्रॉफिट में से रिडीम कर रहे हो तो जो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का कौन सा प्रॉफिट है, आपको ना शेयर्स रिडीम करने के लिए ना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक रिजर्व में डालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिडम्पशन के लिए यूज होता है, इसको बोलते हैं आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम। मैंने अभी दोबारा से मैं बता रही हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम दो तरीके से किया जा सकता है, या तो नया फ्रेश इशू कर लो, शेयर और इशू कर दो, पब्लिक से पैसा रेज कर लो, उस पैसे का यूज करके आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस कर सकते हो, या फिर आप प्रॉफिट में से रिडीम कर दो। प्रॉफिट में से रिडीम कैसे करना है आपको, आप प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एक सीआरआर अकाउंट में डालते चलो, और इस सीआरआर अकाउंट से आप वो कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये शेयर्स रिडीम करने के दो तरीके हैं, वन इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट भी कहाँ से, सीआरआर में पैसे डालते रहो प्रॉफिट में से, और फिर सीआरआर का यूज़ करके आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हो या फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, ये दो ही ऑप्शन अवेलेबल है। इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज फिनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स prescribed for such class of company under section 133, the premium if any payable on redemption shall be payable for out of the profit before the shares are redeemed. Okay, ये वाला पॉइंट इज़ नॉट एट ऑल, अगर आप इस पॉइंट को इसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, इसका फ़िलहाल यूज़ करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, इसी पॉइंट में दो मेन पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, इस पॉइंट की इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट आपका जो इम्पॉर्टेंट इसमें है, अगर रिडम्पशन के टाइम, यानी कि इफ़ एनी पेबल, अगर आपको रिडम्पशन के टाइम, रीपे करते टाइम रिडम्पशन आप या तो पार पे करते हो, यानी कि आपने लाख के शेयर बेचे थे, उस टाइम आपने पब्लिक से लाख रुपया लिया था, रिडम्पशन के टाइम भी आप पार पे ही रिडम्पशन कर रहे हो, यानी कि लाख की चीज़ लाख पे ही वापस कर रहे हो, 1 लाख की चीज़ 1 लाख पे ही वापस कर रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने खरीदे 1 लाख पे थे, पर आप उसको 10% या फिर पर शेयर अगर 100 रुपये का था तो आपने 10 रुपये के प्रीमियम पे वापस कर रहे हो, यानी कि प्रीमियम पे रीपे कर रहे हो, थोड़े से ज़्यादा पे रीपे कर रहे हो। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, अगर प्रीमियम पे आपको पैसे वापस करने, रिडीम करने, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की हेल्प से, ये दोनों का यूज़ कर सकते हो आप रिडम्पशन के टाइम। अगर रिडम्पशन के टाइम आप प्रीमियम पे रीपे कर रहे हो, तो या तो कंपनी के प्रॉफिट, जैसे आपने अभी ऊपर सीआरआर पढ़ा था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या फिर कंपनी के पास जो प्रीमियम, यानी कि जब उसने शेयर्स इशू किए थे, हमने ऊपर पढ़ा था कि जब कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे इशू करती है, तो जो वो एक्स्ट्रा पैसे ले रही है उसका क्या यूज़ करती है, वो यहाँ यूज़ करती है, यानी कि अगर उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम करने हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसा निकाल के उसका यूज़ करते हुए शेयर होल्डर को रीपे किया जा सकता है। कौन से शेयर होल्डर की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात हो रही है। When a company is not in a position to redeem any preference share, ऐसा भी कभी हो सकता है कि कंपनी इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सके या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सके, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उनको और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। सिंपल सा सिनेरियो है, इस पैराग्राफ को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इन एनी ऑन सच शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ इशू इट मे विद द कंसेंट, अगर कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर पाए या उस पर डिविडेंड पे कर पाए, तो उस केस में वो क्या कर सकती है, पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनमें से 3/4 यानी कि 75% का अप्रूवल ले लेंगी, क्या आप रजामंद हैं, और आप दूसरा अप्रूवल लोगे ट्रिब्यूनल से और उनको एक पिटीशन फाइल करोगे कि ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेके एक आप पिटीशन फाइल करोगे कि हम इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना पैसा हमें देना था जो अभी तक हम नहीं दे पाए हैं,
उतने ही और शेयर्स इशू करना चाहते हैं. इशू फर्दर, फर्दर इज द वर्ड, इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू द अमाउंट ड्यू. जितने भी पैसे हमने उनको रिडम्पशन पे देने थे और जितना भी डिविडेंड उनका आउटस्टैंडिंग है, वो सब टोटल मिला के जितने के भी बनते हैं उतने के और शेयर्स देने के हम इच्छुक हैं. यू कैन प्रोसीड दिस वे ऑल्सो. अगर आप नहीं दे पाते, देखो अब आप लोग सोचोगे ज़रूरी थोड़ा ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर हाँ बोल देगा. बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हाँ बोल देगा. वो हाँ नहीं भी बोल रहा तो आप इस पोजीशन में हो, अच्छा वो अगर हाँ नहीं बोल रहा फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कब करेंगे, जब 3/4 75% ऑफ देम आर सेइंग येस. अगर उनका कंसेंट मिलेगा तभी तो आप प्रोसीड करोगे इस तरह की प्लानिंग पे. तो बेसिकली ये एक और सिनारियो हमने समझा है. द इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल शेयर्स और द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन इंक्रीज और एज द केस मे बी अ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. Not relevant. The CRR account may be applied by the company in paying up unissued share of the company to be issued to the members of the company's fully paid bonus share. सिंपल सी बात है, हमने CRR पहले भी पढ़ा था. CRR का अकाउंट हम कब यूज़ करते हैं, हम प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व में डालते हैं और एक CRR अकाउंट बना लेते हैं. ये CRR अकाउंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर रीपे करने होते हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडीम करने होते हैं. रिडीम मतलब रीपे करने होते हैं. या फिर आप जब बोनस, आप हमने पढ़ा था पीछे, बोनस शेयर भी इशू करती है कंपनी. जब बोनस इशू शेयर करती है, आपको पता है ना, आप अपने शेयर होल्डर से कुछ पैसा नहीं ले रहे, फ्री में दे रहे उन्हें, तो वो पैसे का खर्चा कहाँ से उठेगा. यू कैन मेक द यूज़ ऑफ CRR. किस केस में, बोनस इशू करने में. तो आई विश यहाँ तक आपको क्लियर हो, जिसमें हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े हैं. एक है रिडीमेबल और इरिडीमेबल. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू का टेन्योर 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो 30 साल का टेन्योर भी आपको अवेलेबल है. लेकिन उसमें एक कंडीशन है, जितना भी आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसका कुछ परसेंट आपको 21वें साल से देना शुरू करना पड़ेगा. उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे, कैसे रिडीम करोगे. अगर आप रिडीम पार पे कर रहे हो, यानी कि जितने का लिया था उतना ही वापस करना है, 100 लिया था 100 रुपया ही वापस करना है, दैट इज़ उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तब आप या तो प्रॉफिट का यूज़ कर सकते हो. प्रॉफिट का यूज़ यानी कि जो भी आप हर साल प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से कुछ अमाउंट CRR में डाल सकते हो और CRR से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने में यूज़ कर सकते हो. दूसरा, आप इसके लिए फर्दर इशू ऑफ कैपिटल कर सकते हो. आप और शेयर्स इशू करके मार्केट से पैसा उठा के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर सकते हो. राइट. अब दूसरा सिनेरियो है, CRR का अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो बोनस शेयर इशू करने के टाइम में. ठीक है. और अगर आप रिडीम कर ही नहीं पाए तो उस केस में आपको क्या करना है, आप 3/4 अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की ओके ले लो, कंसेंट ले लो, तो फिर आप एक अप्रूवल ट्रिब्यूनल का लोगे और एक पिटीशन डालोगे जिसमें आप ये चाहते हो जितने पैसे आपने उनको अब नहीं दे पाए, चाहे वो रिडम्पशन के टाइम में दे पाए या डिविडेंड के टाइम में दे पाए, उस पैसे का टोटल आप फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने में यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली ये हमारा एक ब्रीफ था रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्शंस अंडर Companies Rules 2014 with regard to issue and redemption of preference share. A company having share capital, if it is authorized by its article, issue preference share subject to. आप ये conditions के साथ भी preference shares issue कर सकते हो. ये हम वो सिनेरियो पढ़ रहे हैं, हम ये वो सिचुएशंस पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप पहले प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर चुके हो. ठीक है. तो इशू और रिडम्पशंस को लेके कुछ कंडीशन है. अगर आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये
ऑथराइज्ड है, तो इशू ऑफ सच शेयर हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करते टाइम उसने पहले कभी भी कोई प्रेफरेंस शेयर को रीपे या रिडम्पशन के टाइम डिफ़ॉल्ट ना किया हो, और उन्होंने हमेशा डिविडेंड ड्यू डेट पे दी हो, राइट। तो इशू अर्लियर और इन payment of dividend due on any preference shares. The company at the time of such issue of preference share has no subsisting default in the redemption of preference shares issued earlier or in payment of dividend due on any preference shares. यानी कि अगर शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे कि हाँ कंपनी हमारी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे, और कंपनी ने इससे पहले प्रेफरेंस शेयर इशू करते टाइम यानी कि उसकी रिडम्पशन के टाइम कोई भी धोखाधड़ी नहीं करी, टाइम से पेमेंट कर दी थी, जो भी रिडीमेबल पीरियड था उसके बाद उन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे दिए थे, और डिविडेंड में भी कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो आप दोबारा से प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग प्रेफरेंस शेयर टू सेट आउट सर्टेन पर्टिकुलर्स। A company issuing preference shares shall set out in the resolution particulars in respect of the following matters relating to such shares: the priority with respect to payment of dividend or repayment of capital। कोई भी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर रिलेटिंग टू सच शेयर्स, द प्रियोरिटी विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आपकी प्रियोरिटी पहले किसको पे करने की होगी? ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनके डिविडेंड पे करने को, ठीक है। उसके बाद ये रेजोल्यूशन और एक आपको पावर देता है कि आप सरप्लस फंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर सब कुछ पे ऑफ करने के बाद जो सरप्लस बचेगा उसमें भी आप चाहो आफ्टर द एंटायर सारा कैपिटल रीपे होने के बाद अगर कुछ बचता है तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये प्रियोरिटी तो आपको पता ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलती है। सरप्लस फंड में भी पार्टिसिपेशन मिलती है इन सरप्लस एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन वाइंडिंग अप विच रिमेन आफ्टर द एंटायर शेयर कैपिटल हैज़ बीन रीपेड, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस। ये हमने पढ़ा था, क्यूमुलेटिव डिविडेंड कौन सा होता था? किसी साल अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो नहीं मिलता, डिविडेंड नहीं मिलता क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस साल का मेरा जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो अगले साल में क्यूमुलेटिव इकट्ठा होता जाएगा, और जिस साल प्रॉफिट होगा मुझे सारा एक साथ मिल जाएगा। या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक पावर ये मिल सकती है कि वो अपने शेयर इक्विटी में कन्वर्ट करा ले वोटिंग राइट को लेके। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्टेड होती है वहीं तक जहाँ तक उसके खुद के शेयर्स की बात है, यानी कि वो उसी मीटिंग में बैठ सकता है जिस मीटिंग में उससे रिलेटेड या उसके शेयर से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रही है। रिडम्पशंस तो हमें पता ही है। ओके, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू स्पेशल रेजोल्यूशन टू सेट आउट सर्टेन पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ दिया है, हम इसे पढ़ लेते हैं। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उस टाइम जो नोटिस जाता है उसके साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है, कितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, शेयर कैसे होंगे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, मकसद क्या होगा इशू का, मैनर किस तरीके से इशू किए जाएंगे, किस प्राइस पे इशू किए जाएंगे, और प्राइस कैसे डिसाइड होगा, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना रहेगा, रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कितने टाइम में रिडम्पशन होगी, प्रीमियम पे होगी, पार पे होगी, और उसके अलावा रिडम्पशन का तरीका क्या होगा। तो दिस इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आपको पता है रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना ज़रूरी है। उसी तरह से कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो सेक्शन 88 में वो एक रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी बनाएंगे। Redemption of preference shares. The company may redeem its preference share only on the terms on which they were issued or as varied after due approval of preference shareholder, and preference shares may be redeemed. आप कब redeem कर सकते हो preference share? At a fixed time or on the happening of particular event.
किसी पर्टिकुलर टाइम भी बता सकते हो जी, दिवाली पे, नेक्स्ट दिवाली पे, या फिर न्यू ईयर पे. यू कैन फिक्स टाइम लाइक दिस ऑल्सो. कंपनी की मर्ज़ी होती है टाइम डिसाइड करने की, और इसके लिए वो शेयर होल्डर्स और एट टाइम ऑफ द शेयर होल्डर, कई बार आप शेयर होल्डर को भी ऑप्शन इस पे दे देते हो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रोसीजर टू इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. क्या तरीका इस्तेमाल और प्रोसीजर या प्रोसेस फॉलो होती है टू इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी शुड ऑथराइज फॉर इट. इफ़ नॉट देन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड. सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, किसी भी तरह का इशू, रिडम्पशन, किसी भी तरह का शेयर इशू करने से पहले आपके आर्टिकल्स में उसके बारे में ऑथराइजेशन होनी चाहिए. इफ़ नॉट देन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड. अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिया हुआ एंड येट यू वांट टू इशू सच काइंड ऑफ शेयर्स, तो पहले आपको बदलाव किस में लेकर आना है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है. देन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड. Ensure that there is no subsisting default in redemption of preference share earlier or in payment. और आपको ये भी चेक करना है कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के टाइम, अर्लियर या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए पहले भी. रेजोल्यूशन फॉर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर कंटेन ऑल द रेलिवेंट पर्टिकुलर एज मेंशन अबव. और जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है, इंश्योर एक रेजोल्यूशन भी पास करवाना ज़रूरी है कि प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू करना चाहते हो कंपनी, और उसके लिए आपको एक नोटिस देनी है जनरल मीटिंग का, और मैंने आपको बताया नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है. ठीक है. और अगर आप लिस्टेड एंटिटी है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग. देखो, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ना, वो बोर्ड ही कंडक्ट करवाता है, इनिशिएट करवाता है. तो इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स. उससे 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना है कि हम इस तरह के शेयर्स इशू करने का सोच रहे हैं. पास स्पेशल रेजोल्यूशन एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार फॉर्म MGT 14 अलॉन्ग विद द फीस सो specified in the company's rules 2014 within 30 days of passing the resolution. आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, रजिस्ट्रार को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और रजिस्ट्रार को फाइल करना है फॉर्म MGT 14 में, फ़ीस के साथ जो भी कंपनी रूल्स में दे रखी है फ़ीस, 30 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन. यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन पास किया, उसकी कॉपी, मैंने आपको बताया था हमें रजिस्ट्रार को ना हर चीज़ इन्फॉर्म करनी होती है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक कॉपी फॉर्म MGT 14 के थ्रू आपको रजिस्ट्रार के पास जमा करानी है. उसके बाद ये पॉइंट हो गया आपका. हाँ जी, ये पॉइंट नहीं पढ़ना. विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, उसके बाद 30 दिन जब आपने वो दे दिया ना, उसके बाद आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी जमा करानी है. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको मैंने पहले भी बताया था, जब आप शेयर्स अलॉट करते हो ना, तो आपको एक रिटर्न अलॉटमेंट की जमा करानी है जी, और लिस्ट भी जमा करानी है किस किस को शेयर अलॉट किए, कितने कितने शेयर्स अलॉट किए, ये सब आपको रजिस्ट्रार के पास जमा करानी है. तो अंडर आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर भी अपडेट करते हुए चलना है. उसमें एंट्री आ जाएगी नए शेयर होल्डर्स की जिनको आपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स. आपको पता है वो हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं सेक्शन 88 में. कंपनी रिडीम कर सकती है ओनली ऑन द टर्म्स ऑन विच दे वर इशूड. आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर इशू करते टाइम ना आप रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन बता दोगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी रिडम्पशन की. और अगर आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप रिडम्पशन की चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किसका अप्रूवल की ज़रूरत होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, कि भाई हम ना अब आपको ना ये नहीं इस टाइम पे रिडीम करेंगे. तो यू नो दैट कि वो आप तभी कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको अलाउ करेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स में भी रिडीम, ये हमने अभी पढ़ा था, किसी इवेंट के हैपनिंग पे, कंपनी के ऑप्शन पे, या एट दी शेयर होल्डर्स ऑप्शन. कंपनी जब अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेगी, उसका नोटिस भी कंपनी फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास SH7 में
एमओए को ऑल्टर करके अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो, क्योंकि अब किसी भी तरह का कोई बदलाव एमओए में आ रहा है तो उसकी ऑल्टर्ड कॉपी भी जाती है विद इन 30 डेज जब आप शेयर्स रिडीम कर दोगे। ऑल्टर्ड क्यों हो गया? क्योंकि पहले आपके इतने प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडीम कर दिया, वो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं रहे, राइट। वंस द अलॉटमेंट इज़ मेड, एक बार आपने अगर अलॉटमेंट कर दी तो कंपनी को विद इन 30 डेज अलॉटमेंट करनी पड़ती है और रजिस्ट्रार के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जमा करानी है फीस के साथ। ये हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। और जो भी आपने शेयर अलॉट किए हैं उसके सर्टिफिकेट्स डिलीवर कर दोगे अलॉटमेंट के बाद 2 महीने के अंदर। इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगर वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी को इंटीमेट करना है। आई विश इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, अगर यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट ले सकती हूँ मैं। जस्ट टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट। ये इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंड प्रेफरेंस शेयर्स में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन ऑन दैट। प्लीज़ आस्क एनी डाउट इफ़ यू हैव। मैम हाँ जी मैम, जो ये एक्सेप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का, वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए है? इरिडीमेबल तो अलाउ ही नहीं है ना। इरिडीमेबल मतलब जिसको कभी रीपे ना करना पड़े, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड ही लेता रहे हमेशा, ठीक है। वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाले। बेटा एनी अदर डाउट? ओके, अब हम फर्दर चलते हैं। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अभी तो आपने प्रेफरेंस का पढ़ लिया, लेकिन जब भी कंपनी अपने शेयर्स और बढ़ाना चाहती है या और कैपिटल रेज करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स, तो वो और कैसे शेयर्स इशू करती है। होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या तो आप अब होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर को और शेयर्स इशू कर दो। देखो इसमें अभी हमने पढ़ा फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आप ऑलरेडी शेयर इशू कर चुके हो, आपको और पैसे की ज़रूरत आ गई, तुम्हें और शेयर्स इशू करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। या तो आप अपने इक्विटी शेयर्स को, जो ऑलरेडी आपके पास पहले से इक्विटी शेयर्स है ना, उन्हीं को आप और देना चाहते हो, या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देना चाहते हो, या फिर आप किसी और को शेयर्स देना चाहते हो, तो आप उससे फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल रेज कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले आपका आता है होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि वो शेयर होल्डर्स जिनके पास ऑलरेडी आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, तो उनको आप राइट इशू दे सकते हो। राइट इशू का मतलब है अब तुम्हें और पैसे की ज़रूरत है, तुम और शेयर्स इशू करना चाहते हो, तो आप क्या सोच रहे हो कि बाहर से पैसा रेज करने से अच्छा है कि मैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछ लूँ कि भाई तुम्हें और तो नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को राइट इशू करते हो। राइट इशू मतलब आप एक अधिकार देते हो कि आप ही ले लो, हमें बाहर से शेयर होल्डर्स लाने से अच्छा है हम आप ही से पूछ लेते हैं कि आपको और शेयर्स की ज़रूरत है। अगर वो ले लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड राइट इशू, ठीक। क्योंकि होता क्या है, बिकॉज ये तो चलो पहले से ही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है, डिफ़ॉल्टर भी नहीं है, इन्होंने पूरे पेमेंट भी कर दी थी, तो हम बाहर से किसी नए बंदे को शेयर देने से अच्छा इसी को इन्हीं को पूछ लेते हैं। दूसरा आपका आ गया ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स। अब इसमें क्या है, आप एम्प्लॉयज़ से खुश हो, अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू कर दिया जाता है, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो एक काम करो जी, हम आपको ना प्रॉफिट शेयरिंग में ले लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग में कैसे ले लेंगे, कंपनी के शेयर्स इशू करके। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर ये टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको शेयर का ऑप्शन दे दिया जाता है, या फिर किसी और को, दैट इज़ कॉल्ड प्रेफरेंशियल बेसिस।
राइट। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। राइट इशू एंड ESOPs आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब इन्होंने जो तुम्हें ABC करके वो दिए हैं उसको हम नीचे से ही पढ़ते हैं, इजीली पढ़ते हुए चलेंगे। वही थोड़ा सब ब्रीफ करके इन्होंने ऊपर दिया है। कंडीशन, बेटा जस्ट मार्क इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। अच्छा, सबसे पहले अगर आप अपने फर्दर इशू ऑफ शेयर्स इक्विटी होल्डर्स को ही देना चाहते हो तो यहाँ इसका मतलब है आप राइट इशू करना चाह रहे हो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर। आप टू इशू ऑफ शेयर्स टू इक्विटी होल्डर मतलब टू योर एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर। ऑफर अगर इस तरह का आप देना चाहते हो तो आप नोटिस के थ्रू, ऑफर शेल बी मेड बाय नोटिस, और उस नोटिस में आप नंबर ऑफ शेयर्स बता दोगे कि आप कितने शेयर्स आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहते हो। लिमिटिंग अ टाइम नॉट बीइंग लेस देन 15 एंड नॉट more than 30 from the date of the offer within which the offer if not accepted shall deem to have been declined। आपको ना टाइम दे दिया जाएगा कम से कम 15, मैक्सिमम 15 से 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। या तो ऑफर एक्सेप्ट कर लो, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम इस ऑफर को डिक्लाइन मान लेंगे। The offer shall be deemed to include right of renunciation unless article otherwise provide। अगर आपके आर्टिकल में कुछ और नहीं बोला हुआ तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप खुद ना लेके किसी को अपना ये राइट ट्रांसफ़र कर सकते हो, रेनन्सिएशन कर सकते हो। यानी कि आपको ऑफ़र दिया, आप अपने भाई को वो राइट इशू ट्रांसफ़र कर गए कि नहीं मैं अपने भाई को बोल दूँगा उसको कि वो ले ले। आपको ऑफ़र किया, आपने दूसरे एम्प्लॉय को ऑफ़र कर दिया, आपने किसी और अपने रिलायबल बंदे को ऑफ़र कर दिया। अगर इससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रावीनिंग या फिर इसको मना किया हुआ आर्टिकल में तो आप राइट ऑफ रेनन्सिएशन नहीं ले पाओगे। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो राइट ऑफ रेनन्सिएशन भी इस ऑफ़र में इंक्लूडेड है। यानी कि आप अपना राइट किसी और को दे सकते हो। यानी कंपनी आपको पूछ रही है, आप वो किसी और को पूछ रहे हो, तूने लेने हैं भाई राइट शेयर्स। इज़ दिस क्लियर? द नोटिस रेफर्ड अबव, उसमें एक स्टेटमेंट दी होगी, इफ़ द ऑफर इज रिजेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड, कम से कम 15 मैक्सिमम 30 दिन, ऑन रिसिप्ट ऑफ अर्लियर इंटीमेशन फ्रॉम द पर्सन टू हुम इज गिवन दैट ही डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट। अगर उसने कोई इंटीमेशन नहीं दी तो हम मान लेंगे कि उसको शेयर्स नहीं चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्पोज ऑफ देम इन सच मैनर विच इज़ नॉट डिसएडवांटेजेस टू, और फिर भी आपने अगर नहीं लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये राइट है कि वो इस तरह का जो भी राइट है जो आपको दिया जा रहा है उसको डिस्पोज कर देगी, ख़त्म कर देगी। द सेड नोटिस शेल बी डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और कुरियर। ये जो नोटिस है ये या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जाएगा या स्पीड पोस्ट के थ्रू जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड से जाएगा या कुरियर से, जिसकी प्रूफ ऑफ डिलीवरी रहे कि हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये दिया था। जिस दिन ये ऑफ़र खुलेगा ना उससे 3 दिन पहले ये नोटिस चले जाना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। अनलेस आर्टिकल ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, मतलब अगर इसमें कुछ और ना दिया गया हो तो डायरेक्टर मस्ट स्टेट इन दी notice of offer of right shares the fact that the shareholder has also the right to renounce मतलब किसी और को ट्रांसफ़र कर देना in favor of some other person। in case of a private company 90% of the members of private company have given their consent in writing mode द पीरियड लेसर देन दो स्पेसिफाइड। यानी कि प्राइवेट कंपनी में 90% जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के वो इस तरह के ऑफर्स को हाँ बोल देते हैं। अकॉर्डिंगली द टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मे बी लेस देन 15 डेज। अगर कोई दिक्कत ना हो तो 15 दिन से कम का टाइम भी आपको दिया जा सकता है एक्सेप्टेंस की, जहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनी में वैसे 15 दिन से भी कम में ओके हो जाता है। इफ अ शेयर होल्डर रिनाउंस भी नहीं कर रहा है इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन और एक्सेप्ट भी नहीं किया, यानी कि अगर सोचो मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, मुझे कंपनी ने शेयर ऑफर किए, ना तो मैंने किसी और के फेवर में ट्रांसफ़र किया ये राइट और ना ही मैंने खुद एक्सेप्ट किया, तो फिर बोर्ड क्या करेगी,
डिस्पोज कर देगी इस तरह के शेयर को, डिक्लाइन कर देगी, लेकिन किसी शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत नहीं होगा इसमें, डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अच्छा, राइट शेयर किस सेक्शन में इशू होते हैं? 62 में, ये याद रखना है आपको, राइट शेयर 62 में। ये प्रोविजन सारी कंपनीज को एप्लीकेबल है राइट शेयर इशू करने का, बस निधि कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? Restriction contained in section 62 of the act regarding issue of further shares do not apply to, यानी कि आप further share, जो ये section 62 है राइट इशू का, ये किस केसेस में अप्लाई नहीं होगा? increase of the subscribed capital caused by the exercise of an option termed attached to the debenture issued or loan raised by the company to, अगर आपने इस तरह के कुछ लोन्स ले रखे हैं और डिबेंचर्स इशू कर रहे हो पैसा रेज करने के लिए, या डिबेंचर्स और लोन्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे राइट इशू एप्लीकेबल नहीं है। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ सच डिबेंचर, यहाँ पे हम इक्विटी शेयर्स की ही बात कर रहे हैं और किसी की नहीं। The terms of issue of such debentures or loan containing such an option have been approved before the issue of such debenture or the raising of loan by a special resolution passed by the general meeting. Conversion of part of whole of the debenture issued to or loan obtained from any government in shares of the company in pursuance of a direction issued by that government in public interest on such terms and condition as appear to be fair and reasonable, even if the term of issue of such debenture or loan do not contain a term providing for an option of such conversion. मतलब आप सिर्फ ये समझ लो, ये इन सिचुएशन में 62 नहीं लगने वाला, इट्स एज सिंपल एज दैट। Where the terms and condition of such conversion are not acceptable to the company, it may within 60 days from the date of communication of such order appeal to the tribunal which shall after hearing the company and government pass order as it deems fit. मैंने आपको बता दिया, अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो सेक्शन 62 एप्लीकेबल नहीं है, और आप कन्वर्जन करना चाह रहे हो, कन्वर्जन ऑफ पार्ट और होल ऑफ द डिबेंचर इशू टू और लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी इन परसुएंस ऑफ अ डायरेक्शन इशूड बाय दैट गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, बस जिसमें कन्वर्जन भी हो रहा है, तो बस आप इतना ही समझ के चलिए कि वहाँ पे ये नहीं लगेगा, दैट्स ऑल। दिस पॉइंट इज़ नॉट वेरी रेलेवेंट, बट हाँ आपको डिबेंचर वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, ये वाला पॉइंट हम ज़रा पढ़ लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और है, वेयर द गवर्नमेंट हैज़ बाय एन ऑर्डर डायरेक्टेड, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे, डिबेंचर्स और लोन्स और एनी पार्ट देयर ऑफ शेल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन अ कंपनी वेयर नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड टू द tribunal, where such appeal has been dismissed, the memorandum of such company shall, where such order has the effect of increasing authorized share capital, stand altered, and authorized share capital of such stand increased by an amount equal to the amount of the value of share which such debentures or loan or part therefore has been converted into. ठीक है, वैसे इन्होंने ऊपर ये चीज़ें बोली हुई हैं कि कन्वर्जन वाले केसेस में भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे दे, देखो अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे या कोई ऑर्डर दे दे तो वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती है। तो अगर 62 में गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया कि एक डिबेंचर्स और लोन्स आप रेज कर सकते हो और उसको बाद में शेयर्स में कन्वर्ट कर लो, तो उस तरह के केस में भी राइट शेयर फिर एप्लीकेबल हो जाएगा, but that's supposed to be on order passed under section 62(4). हम एक बार केस स्टडीज देखेंगे once we are over with this। प्रोसीजर फॉर इशू, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर कुछ कंडीशंस दी थी राइट इशू की, ये प्रोसीजर है, पेपर में आता है। सबसे पहले आपको पहले ये चेक करना है कि क्या राइट इशू करने से हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ सो अगर हो रहा है, हमें बोर्ड मीटिंग बुलवानी है, मीटिंग को बोलना है नोटिस भेजो जनरल मीटिंग का, और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाए, ठीक है। और एमओए और एओए को, क्योंकि आपको पता है एमओए में भी और कैपिटल क्लॉज में आप जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उससे ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकते, ठीक है। जनरल मीटिंग होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, एमओए चेंज होगा।
और ये हमें पता है कि किस केस में ऑफ़र एप्लीकेबल माना जाएगा। इसमें ऑफ़र शुड बी मेड बाय नोटिस। उसमें नंबर ऑफ़ शेयर्स बता दिए जाएंगे, लिमिट डिसाइड कर दी जाएगी, कम से कम 15 मैक्सिमम 30 दिन में जो भी ऑफ़र है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो उसे डिक्लाइन मान लिया जाएगा। नोटिस डिस्पैच होगा, जो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नोटिस दे रहे हो राइट शेयर का, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 3 दिन पहले ऑफर खुलने से। प्राइवेट कंपनीज़ में 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स ने अपना कंसेंट दे दिया, तो इससे कम का भी टेन्योर माना जा सकता है। आपको फॉर्म SH7 MGT 14 फाइल करना है ROC के पास। शेयर डिक्लाइंड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन बी डिस्पोज बाय द कंपनी, ये हमें पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्पोज कर देंगे। अगर ना उन्होंने रेनन्सिएशन किया, रेनाउंस किए, शेयर किसी और के फेवर में भी नहीं ट्रांसफ़र किया और ना ही खुद लिए। अलॉटमेंट एक बार हो गई तो कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भरनी है, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, फीस के साथ। डिलीवर दी शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएंगे अलॉटेड शेयर्स को। और आपको पता है आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री करनी है सेक्शन 88 में, और अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना है। आई थिंक अभी तक हमने ऊपर जो पढ़ा और ये पढ़ा ऑलमोस्ट सेम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर हमेशा याद रखना बेटा। प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रोसीजर ऑफ राइट इशू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ESOPs ये दोनों पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं 4 to 5 मार्क्स में, तो आपको पूरा प्रोसीजर पता होना ज़रूरी है। राइट इशू में कोई डाउट है? अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो, वरना वी विल स्टार्ट विद ESOPs। एनी ऑफ यू? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? ओके, लेट्स स्टार्ट विद ESOPs। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 37 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसमें ESOPs का मतलब है आप ऑप्शन दे रहे हो स्टॉक लेने का, किसको, अपने डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको फ्यूचर डेट पे अपने प्री डिसाइडेड प्राइस पे शेयर्स इशू कर सकते हो। आप उन्हें अधिकार दे रहे हो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के, ठीक है। As discussed earlier, section 62(1)(b provide a company may issue further share to its employee under a scheme of ESOP subject to special resolution। देखो ESOPs का ऑप्शन भी आप तब दे सकते हो जब शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे या कोई और कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दे। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बिन सब्सटीट्यूटेड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रूल 12 ऑफ कंपनीज, a company other than a listed company which is not required to comply with SEBI ESOPs guidelines shall not offer share to its employees under a scheme of employee stock option unless it complies with the following requirement। कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी के अलावा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जिसको सेबी का कोई कंप्लाइंस नहीं करना, वो ऑफ़र नहीं कर सकती। यानी कि सेबी का कंप्लाइंस करने वाली या लिस्टेड कंपनीज़ के पास ये ऑप्शन है, और अगर है तो आपको ये ऑप्शंस, आपको ये रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है। आप इशू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम हैज़ बिन, ये शेयर होल्डर द्वारा ओके होनी चाहिए। अलाउ हमेशा शेयर होल्डर्स करते हैं किसी भी तरह की स्कीम को। उसमें आपका क्या आ गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। किन एम्प्लॉयज़ के लिए ये बोला जा रहा है, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जो वर्क इन इंडिया और आउटसाइड, मतलब आप टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन नहीं दे सकते। परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का डायरेक्टर होल टाइम। तुम्हें पता है डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता इस डेफिनेशन में। आपकी कंपनी का, आपकी होल्डिंग या अपनी सब्सिडरी कंपनी का। पर कौन नहीं हो सकता ESOPs के लिए, एम्प्लॉय हु इज़ अ प्रमोटर,
अ डायरेक्टर हु हिमसेल्फ और इज रिलेटिव और थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसके पास कंपनी के ऑलरेडी 10% से ज़्यादा शेयर्स हैं. इन केस ऑफ अ स्टार्टअप कंपनी, in case of a startup company shall not apply up to 10 year from the date of incorporation. यानी कि अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो तो आप पहले 10 साल आप इस तरह का कोई सॉप्स इशू नहीं कर सकते. अब आपको पता है ना, जब आपको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी है तो नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है. While taking a decision, it is important that all information is provided with regard to the matters. State that the company shall make the following disclosures in the, किस में डालने हैं आपको ये डिस्क्लोजर? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, जो नोटिस के साथ है. कौन से नोटिस के साथ? जो रेजोल्यूशन के लिए आपने मीटिंग बुला रहे हो उसकी नोटिस के साथ. कितने नंबर स्टॉक ऑप्शन आप दोगे एम्प्लॉयज़ को, शेयर्स दोगे? किस क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ को ये देने वाले हो? अप्रेजल प्रोसेस क्या, कैसे चेक करोगे किन किन एम्प्लॉयज़ एलिजिबल है इसके लिए? कितना टाइम उन्होंने काम किया आपके साथ? मैक्सिमम पीरियड जिसके अंदर ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा. एक्सरसाइज प्राइस कैसा है, कैसे निकालेंगे? एक्सरसाइज पीरियड और प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज. लॉक इन पीरियड यानी कि आप ध्यान से, आप एम्प्लॉय हो, आपको हम इस ऑप्स दे रहे हैं, आप इतने टाइम तक इसको बेच नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड. Maximum number of options to be granted per employee and in aggregate. Method which the company shall use to value its option. The condition under which option vested in employees may lapse in case of termination of employment. आपको जो एज एन एम्प्लॉय अगर रहना है या कोई ऑप्शन, ये इस ऑप्स का क्या आप बेनिफिट ले सकते हो, इस ऑप्शन को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप टर्मिनेट हो गए मिसकंडक्ट के चक्कर में. आप कितने टाइम तक इसका यूज़ कर सकते हो? एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन दी. ओहो, ये तो सारा नाक हो गया. ठीक है. उसके बाद है अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट कंपनी शेल कंप्लाई, और आपको ये भी एक स्टेटमेंट देनी है कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है. फ्री प्राइसिंग इन कन्फर्मिटी, इसकी नीड नहीं है. सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर ग्रांटिंग ऑप्शंस, आपको रेजोल्यूशन पास करना है. अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर और स्पेशल रेजोल्यूशन. देखो इन इस तरह के ऑप्शंस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास होता है अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, सब्सिडरी कंपनी दे रही है या होल्डिंग कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह का कोई ऑप्शन दे रही है. ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग 1 ईयर इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ इशूड कैपिटल. जो आप दे रहे हो ना वो आपके इशूड कैपिटल का 1% या उससे ज़्यादा, इक्वल और एक्सीडिंग 1% हो सकता है. वेरिंग द टर्म्स ऑफ इसॉप्स रिक्वायरिंग, अगर अब आप अपने इसॉप्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो भी आप इशू कर रहे हो उस स्कीम में कोई बदलाव लाना चाहते हो तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की ही ज़रूरत है अगर आप कोई वेरिएशन करना चाहते हो. द नोटिस फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वेरिएशन शैल डिस्क्लोज फुल. ठीक है. मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड. देयर शैल बी मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन द ग्रांट्स ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन. आपको ऑप्शन दिया और आपने उसको यूटिलाइज किया, उसके बीच का 1 साल का पीरियड होता है. इन केस वेयर ऑप्शन आर ग्रांटेड बाय द कंपनी इन ल्यू ऑफ option held by the same person under its option another company which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which option granted by the merging or amalgamating company were held by him shall be adjusted against the minimum vesting period required under this. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है लेकिन अभी आप समझ सकते हो इसको. they want to say minimum 1 year between grant of option and vesting of option. In case where options are granted by a company, अगर ये ऑप्शन आपको कंपनी ने दिया है अंडर इसॉप्स, किसके बदले में आपको दूसरी कंपनी, अगर किसी दूसरी कंपनी में भी इसी तरह का ऑप्शन दिया जा रहा है उसके बदले इस कंपनी में दिया. जैसे कि सोचो आप किसी ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपकी वो कंपनी किसी और कंपनी के साथ जुड़ने वाली है तो आपको अब मैं नहीं इस कंपनी में शेयर लेने की जगह उस कंपनी में शेयर का ऑप्शन मिल रहा है. तो उस दौरान ये जो भी मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होता है उसका थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि अमेलगमेशन हो रही है, थोड़ा टेन्योर भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग. कंपनी के पास पूरा अधिकार है लॉक इन पीरियड में चेंजेस करने का.
कि आप कब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो. Employees shall not have right to receive any dividend or to vote in any manner enjoy the benefits of shareholder in respect of option granted to them till shares are issued on exercise of option. Forfeiture और refund क्या कहता है? The amount if any payable by the employee at the time of grant of option may be forfeited by the company. आपसे ये अधिकार वापस लिया जा सकता है अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया. जिस टाइम के अंदर आपको शेयर लेने को बोला था आपने उस टेन्योर के अंदर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो आपके शेयर फोरफिट हो जाएंगे. और जो भी पैसा आपने शेयर का दिया था आपने या कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो अमाउंट भी आपको रिफंड हो जाएगा. कंडीशन क्या बोलती है? द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शेल नॉट बी. लेकिन इस ऑप्स में जैसे राइट में तो रेनंसिएशन का ऑप्शन था, रिनाउंस करने का ऑप्शन था, पर यहाँ पे जो आपको एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाएगा ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वो यहाँ पे ट्रांसफरेबल नहीं है. ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय शेल नॉट बी प्लेस्ड, हाइपोथिकेटेड, मॉर्गेज्ड और अदर एनकम्बर्ड और एलिनिएटेड इन एनी अदर मेथड. उसको मॉर्गेज नहीं किया जा सकता है और उसको प्लेज भी नहीं किया जाता, उसके अगेंस्ट कुछ लिया नहीं जा सकता. नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय जिसको ये ऑप्शन मिला है उसके अलावा कोई और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता. डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी और रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय हु वर ग्रांटेड विद ऑप्शन. इन दी इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है जो भी ऑप्शंस उसको दिए गए थे वो सब किसको मिल जाएंगे? उसके नॉमिनी को या लीगल हेयर को, बच्चे को. इन केस एम्प्लॉय सफ़र अ परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर उसका कोई परमानेंटली इनकेपेबल हो गया एम्प्लॉयमेंट के टाइम, जॉब करते टाइम, तो जो भी उसको था ऑल दी ऑप्शंस जो उसको दिए गए थे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसी दिन से. इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय रिज़ाइन कर गया या टर्मिनेट कर गया तो जो भी ऑप्शन उसको थे वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि आप जा रहे हो. ठीक है, दैट्स ऑल. डिस्क्लोजर इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की जब रिपोर्ट जाती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट जाती है. फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इसॉप्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये डिटेल्स इसॉप्स की डालनी है. ठीक है, वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे. मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर आपको पता है, शेल मेंटेन अ रजिस्टर इन फॉर्म नंबर SH6 एंड 4 शेल फोर्थ विद एंटर देयर इन द पर्टिकुलर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड. अगर आपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया तो वो भी आपके रजिस्टर में एंटर होंगे. एंट्रीज इन द रजिस्टर शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय CS ऑफ द कंपनी और बाय एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस. Listed companies have to comply with SEBI guidelines. When equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange, ESOPs shall be issued in accordance with the regulations. आपको compliances भी करने हैं. Again very important, मैंने आपको पहले भी बोला था प्रोसीजर सबका important है. जो ऊपर पढ़ के आए उसी से ये भी बन के आएगा. बोर्ड मीटिंग रखवाई जाएगी, वो अप्रूव करेगी. नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, आपको बार बार बोल रही हूँ, जनरल मीटिंग बुलवाने का काम बोर्ड का होता है. तो स्पेशल वो एक नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर्स को, उसके साथ एक्सप्लेनेटरीज देंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा के भेजेंगे कि मीटिंग किस चक्कर में हो रही है, और फिर उसमें सारी डिटेल्स होगी. शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा. ठीक है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चलेगा. कंपनी हैज़ टू मेड ऑल दी डिस्क्लोजर्स इन द एक्सप्लेनेटरी, जो भी नोटिस के साथ लगा हुआ है. स्पेशल रेजोल्यूशन इज फाइल्ड विद ROC इन MGT 14 विद इन 30 days ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन. कंपनी ग्रांटिंग ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय ESOPs will have the freedom to determine the exercise price. कंपनी ऑप्शन देगी एम्प्लॉय के ESOPs के अंडर और उनके पास पूरी आज़ादी है, वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं. जो भी प्राइस डिसाइड होगा उस पर वो शेयर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं. अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय सेपरेट रेजोल्यूशन शेल बी मेड इन केस ऑफ, अगर आप एक और अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर का. अगर आप अपने जिस भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दे रहे थे अब उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग को ये ऑप्शन दिया जा रहा है. ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय ड्यूरिंग 1 year, आपको पता है कितना दे सकते हो, 1 या 1% से ज़्यादा. द कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके
क्या कर सकती है, टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव ला सकती है सॉप्स, लेकिन उससे ऑप्शन होल्डर यानी कि एम्प्लॉयज़ के साथ गलत नहीं होना चाहिए. नोटिंग फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम शेल डिस्क्लोज फुल दी वेरिएशन. उसमें आप वेरिएशंस बता दोगे नोटिस में कि ये बदलाव हम करने का सोच रहे हैं. ग्रांट ऑफ ऑप्शन और वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन के बीच में 1 साल का टेन्योर चाहिए हमें. Provided that in case where options are granted by company under ESOPs in lieu of options held by the same person under an ESOP scheme in another company, ये भी हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं. उसके बाद एक कंपनी के पास फ्रीडम है. स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड. shall not have right to receive any dividend to vote enjoy the benefits इन रिसिप्ट ऑफ ऑप्शन ग्रांट टिल दी. जब तक आप उन शेयर्स को ले नहीं लेते या आपको मिल नहीं जाते तब तक आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा. अमाउंट इफ़ एनी पेबल बाय द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन, वो 4 फीचर हो जाएंगे अगर आपने टाइम पीरियड के अंदर उसको एक्सरसाइज नहीं किया, और अगर आपसे कोई पैसे लिए जाएंगे वो रिफंड हो जाएंगे. और आप ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय शैल नॉट बी प्लेस्ड नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय टू हुम. एक्सरसाइज नहीं कर सकता. डेथ हो गई तो उसके लीगल हेयर को मिल जाएगी. इन परमानेंट इनकैपेसिटी है तो उसी डे से उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा. रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन हुआ है तो उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने को नहीं मिलेगा. ठीक है. डिटेल जो भी इसकी डिटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में देंगे, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में. और एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसमें एंट्री होगी इसकी. वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा. एंट्रीज इन द रजिस्टर शेल बी ऑथेंटिकेटेड. उस पर एंट्री जो भी होगी उस पर साइन कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी. एक बार आपने अलॉटमेंट कर दी तो कंपनी 30 दिन के अंदर फाइल विद द रजिस्ट्रार आर रिटर्न भरनी है आपको अलॉटमेंट की फीस के साथ. शेयर सर्टिफिकेट अलॉट होंगे 2 महीने के अंदर. intimate the details of allotment of share to the depository immediately on allotment of such share where the equity share listed on a recognized the employee scheme shall be issued. आपको पता है सेबी के गाइडलाइंस कंप्लाई करना. ये सारे के सारे पॉइंट्स ना हमने अभी ऊपर पढ़े हुए हैं, तो इसमें कोई मुझे नहीं लग रहा डाउट होना चाहिए. लास्ट वी आर लेफ्ट विद इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल basis that we will do in the next class, and I hope